हैप्पी एग्रीकल्चर एजुकेशन डे टू ऑल द एग्रीकल्चरिस्ट आउट देयर। और जैसा कि आपको पता है ये डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किसके बर्थ एनिवर्सरी पे हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए अब हम हमारा इस लेक्चर स्टार्ट करते हैं विच इज़ अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो ये बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस ये हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, तो हमारे दोनों टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको हमेशा डाउटफुल जो चीज़ें होती हैं वो सुनने को मिलती है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर हम इसका हिस्ट्री का बात करते हैं तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है या स्थापना जिसको हिंदी में कहते हैं वो हुई थी 1935 में। ओके, अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। ठीक है, इसके अलावा जो इसको हम बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं। इसको बैंकर्स बैंक इसलिए बोलते हैं बिकॉज जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक हो गया या कोऑपरेटिव हो गया या फिर रीजनल रूरल बैंक्स हो गया या कमर्शियल बैंक्स हो गया, तो उन सभी को जो फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम होता है या लोन प्रोवाइड करने का काम होता है वो भी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो इसलिए हम इसको बैंकर्स बैंक बोलते हैं, बैंकों का भी बैंक। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट्स बनाते जाइए, उसको साथ में लिख लेना। इसके अलावा अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो सभी को पता है इसका मेन फंक्शन तो होता है नोट को इशू करना। ठीक है, जितने भी आपके नोट्स देखे होंगे, मतलब जो पैसे आपने देखे होंगे, जो रुपीज़ आपने देखे होंगे नोट में जो होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नहीं कभी नोटिस किया हो तो आप अभी देख सकते हैं, और उस पर आपको साइड में लिखा मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट मीन्स वो नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। ठीक है, तो इसके अलावा नोट इशू करने के अलावा जो कंट्री में मॉनेटरी स्टेबिलिटी होती है वो भी आरबीआई ही उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, जितने भी पैसों का लेन देन होता है वो सब स्टेबिलिटी, कभी हमें इनफैक्ट कभी गवर्नमेंट को भी पैसों का ज़रूरत पड़ता है तो वो लोन ले सकती है आरबीआई से। ओके, और इसके अलावा आप सभी को पता है कि मैंने एक लेक्चर बनाया था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, जब अलग अलग सेक्टर्स में बैंक होने लग गए थे और उनको ज़रूरत पड़ी थी क्रेडिट की, तो वहाँ पे नेशनलाइजेशन होने लगा था। आप ये भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि किस ईयर में वो हुआ था, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी लेक्चर बना के आपको पढ़ा चुकी हूँ। ओके, इसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर का बात करें, आरबीआई में एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या रोल है, तो स्टार्टिंग से ही देखिए कि एग्रीकल्चर क्रेडिट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। आरबीआई शुरू से ही उसके प्रति जागरूक रही है। इन्होंने एग्रीकल्चर बैंक के लिए अलग से इवन डिपार्टमेंट भी बनाया था। ठीक है, और उस डिपार्टमेंट में जिसका नाम था एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में ये लोग, इनफैक्ट उसका नाम भी अभी मॉडिफाई हो गया है, उसका नाम अभी चेंज होके रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट कर दिया गया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का क्या, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट का एक्चुअली क्या पर्पस होता था, बिकॉज हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में ही सब पढ़ रहे तो इसलिए हम आरबीआई के और भी कई सारे रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, बट हम सिर्फ यहाँ एम्फेसाइज करेंगे हमारे एग्रीकल्चर क्रेडिट पे। ओके, तो जो एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट था उसका मेन रोल ये था कि जो भी एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे उनकी स्टडी करने के लिए एक एक्सपर्ट स्टाफ को मेंटेन करना उसका फंक्शन था एक। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जितने भी होते थे या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते थे उनको भी क्रेडिट से रिलेटेड बैंक पर सलाह देना इसका काम था। ठीक है, किसका काम था? एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट का। ओके, इसके अलावा जो भी मतलब बैंक्स होते थे उनको कोई भी हेल्प चाहिए होती थी, मतलब पैसों के रिगार्डिंग या फाइनेंशियल के रिगार्डिंग, तो वो सब भी यहाँ से कर सकते थे। ज़्यादातर पुअर पे एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका ध्यान दिया जाता था। तो ये सब इसके प्राइमरी फंक्शन थे। किसके प्राइमरी फंक्शन थे? एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट के। ओके, इसके अलावा ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने 1954 में बहुत सारी रिकमेंडेशंस रखी थी, जिसमें से सिर्फ 2 फंड्स जो थे वो इस्टेब्लिश किए गए। पहला था नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फंड और दूसरा था नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट स्टेबलाइजेशन फंड। ओके, तो जो फर्स्ट वाला था नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट लॉन्ग टर्म ऑपरेशन वाला, तो एक तो ये नाम से पता चल रहा है कि ये कोऑपरेटिव जो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता था, लॉन्ग टर्म मतलब 20 ईयर्स तक का। ओके, उससे ज़्यादा का नहीं, 20 ईयर्स तक के लिए जो लोन दिया जाता था
वो इसमें आता था, उसकी फंडिंग यहाँ से होती थी। इनिशियली इसका सेटअप जो था 1955 में किया गया था और इनिशियली इसमें 10 करोड़ रुपए डाले गए थे और फिर फर्स्ट 5 ईयर में 5-5 करोड़ रुपए इसमें हर साल डालते थे। ओके, बट बाद में वो 5 करोड़ से मॉडिफाई होकर 15 करोड़ हो गया था। ओके, इसके अलावा जो सेकंड था, जो स्टेबलाइजेशन फंड था, वो भी मतलब वो शॉर्ट टर्म के लिए होता था, जो 5 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक के लिए जो लोन होते थे वो उस पर दिया जाता था और उसका इनिशियली जो फंड था वो 1 करोड़ रुपीज़ था और हर साल भी उसमें 1 करोड़ रुपीज़ ही डाले जाते थे। स्टेबलाइजेशन फंड था उसका इस्टेब्लिशमेंट जून 1956 में किया गया था और जैसे कभी कभी कुछ नेचुरली कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल ड्रॉट, बाढ़ आ जाना या फिर एक्स्ट्रा मतलब सूखा ड्रॉट हो जाना या एक्स्ट्रा बाढ़ आ जाना, तो ऐसी जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ थी उनकी वजह से जो लॉस हो जाता था वो वापस रीपेमेंट करने में आरबीआई उसका हेल्प करता था विद द हेल्प ऑफ स्टेबलाइजेशन फंड। ओके, स्टेबलाइजेशन का मतलब ही पता चल रहा है कि स्टेबल करना, उसको बैलेंस रखने के लिए वो फंड दिया जाता था ताकि आरबीआई उसको फिर से लोन चुका पाए और अपना मतलब नेक्स्ट टाइम वो इंसान वापस लोन उससे ले पाए। ठीक है, इसके अलावा कुछ इवेंट्स थे जो हमें एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में काम आते हैं। उसमें से हमारी बुक में 3 दिए गए हैं, तो मैं आपको 3 ही बता देती हूँ, जिसमें से फर्स्ट है प्रोविजन ऑफ फाइनेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वित्त का प्रावधान। ओके, तो एग्रीकल्चरिस्ट को जो भी फाइनेंशियल ज़रूरत होती थी वो आरबीआई प्रोवाइड करता था। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक्स, या इनके द्वारा वो प्रोवाइड कर देता था। आपको पता है कि आप लोगों का बैंक जो है या आप लोगों का जो भी अकाउंट है वो एसबीआई या किसी ऐसे बैंक में खुला होगा, किसी का भी आरबीआई में डायरेक्टली अकाउंट नहीं खुला होगा। ओके, तो वो जो भी रीजनल रूरल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके द्वारा एग्रीकल्चर का हेल्प करता है। ठीक है, यही प्रोविजन ऑफ फाइनेंस में आता है। इसके अलावा जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती थी, मतलब वो लोग स्टडी या सर्वेस करते थे जिससे वो और जान पाए चीज़ों के बारे में, कमेटी बिठाते थे और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। कमिटीज़ जैसे कमिटी ऑन कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक 1974 या फिर द कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन 1976, इस टाइप की कमिटीज़ बनाई गई प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए। और आरबीआई को लगा मतलब कोऑपरेटिव्स का ज़्यादा रोल होता है एग्रीकल्चर साइड में, तो उन्होंने कोऑपरेटिव्स को ज़्यादा डेवलप करने की या स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की। ओके, इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट दे रखा है आपकी बुक में वो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई, मतलब उसके क्या क्या फंक्शन है। ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं और हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था उसका मॉनेटरी स्टेबलाइजेशन ऑफ कंट्री में काफ़ी। उसके अलावा पैसे तो वो छापने का काम करते ही हैं, इशू ऑफ नोट्स तो करते ही हैं, बट उसके अलावा एक रेगुलेशन एक्ट निकला था 1966 के तहत। उसमें कोऑपरेटिव बैंक्स या कमर्शियल बैंक्स सुपरविजन में रहते हैं किसके? आरबीआई के। ठीक है, तो ये एक्ट का नाम भी याद रखना कि एक्ट 1966 के तहत ये बोला गया था कि आरबीआई इन सबको अपने सुपरविजन में रखेगा। उसके अलावा जो ऑथराइजेशन स्कीम 1976 थी, उसमें उस स्कीम के तहत क्या होता था कि एक सर्टेन लिमिट तक आप अपना लोन जो है वो दे सकते हैं, उसके आगे आपको एक मतलब आरबीआई से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। ओके, तो ये जो आपके रेगुलेटरी फंक्शंस दे रखे हैं और भी कई सारे, बट हमारी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे मैंने आपको वो बताया इस लेक्चर में। इसके अलावा आपकी बुक में लास्ट में कुछ 3 टर्म्स और दे रखे हैं आरबीआई के टॉपिक पे, जो है क्रेडिट कंट्रोल, फिस्कल पॉलिसी एंड क्रेडिट रैशनिंग। तो सबसे पहले क्रेडिट कंट्रोल या क्रेडिट स्क्वीज जो लिखा है वहाँ पे, इसका मतलब होता है कि क्रेडिट का वॉल्यूम एंड डायरेक्शन आरबीआई रेगुलेट करेगी। वॉल्यूम मतलब उसकी क्वांटिटी, कितना पैसा देना है, और डायरेक्शन मतलब किस वे में उसको देना है, आइदर हम उसको लोन से देते हैं, एडवांसेस से देते हैं, या कैसे देते हैं। ठीक है, मतलब आरबीआई बैंक रेट्स को बढ़ा घटा भी सकती है। उसके अलावा क्रेडिट पर लिमिट भी सेट कर सकती है, ये भी आरबीआई इसमें क्रेडिट कंट्रोल में कर सकती है, जैसे इन्फ्लेशन में क्रेडिट को कम करके या फिर डिफ्लेशन में क्रेडिट को एक्सपेंड करके। ओके, इसके अलावा सेकंड जो टर्म है फिस्कल पॉलिसी, इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन, जैसे कि हमारा टैक्सेस की हम बात करते हैं, या एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो कंट्री के इकोनॉमिक को इन्फ्लुएंस करने में या बढ़ाने के पर्पज़ से यूज़ में लिया जाता है। इस पॉलिसी को हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ओके, इसके अलावा एक और टर्म आपकी बुक में दे रखा है विच इज़ क्रेडिट रैशनिंग। देखिए, रैशनिंग का मतलब ही होता है लिमिट लगा देना।
ठीक है, किसी भी चीज़ पे लिमिट लगा दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि जब बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा लोन लेने जाते हैं लोग, या अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को लोन लेना होता है, तो उस टाइम पे बैंक्स कभी कभी क्या करती है, रैशनिंग कर देती है, मतलब लिमिट लगा देती है। जैसे एग्रीकल्चर में मान लीजिए 10 लाख रुपए अगर बोल दिया उन्होंने कि हम 10 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन नहीं देंगे, ठीक है, मतलब उस पर रैशनिंग लगा दी गई है, ठीक है, क्रेडिट रैशनिंग हो गया है वहाँ पे। और उससे क्या होता है कि मनी सप्लाई जो मार्केट में होता है वो कम हो जाता है। मतलब अगर किसी को 20 लाख का लोन चाहिए हो और वो बोले 10 ही लाख का हम देंगे, तो उससे क्या मनी सप्लाई जो होता है वो कम हो जाता है, और इससे इन्फ्लेशन जो होती है वो बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स और आपकी बुक में दे रखे थे जो मैंने यहाँ पे आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दी।